हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम कॉम्पैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का जो आपका यूनिट 6 है दक्षिण अफ्रीका, उसको हम कवर करने वाले हैं। एंड इससे पहले की जो आपकी पांचों यूनिट्स थी उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। एंड इसकी कॉम्पैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। एंड हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सारी वीडियोस अपलोड हो रही है धीरे धीरे। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या कोई भी आपको कमेंट करना है या किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम दक्षिण अफ्रीका जो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के जो पार्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या चैनल पर नए विजिट करा है आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का परिचय कि दक्षिण अफ्रीका बेसिकली है क्या, या दक्षिण अफ्रीका जो देश है वो मतलब कितने उसकी राजधानी है, क्या है क्या नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले बात करें दक्षिण अफ्रीका, जो कि आधिकारिक रूप से दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जिसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक प्रमुख देश है। यानी दक्षिण अफ्रीका जो है वो, जिसका इसका जो आधिकारिक नाम है वो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, यानी दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य इसे हम कहते हैं। और ये जो है अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक प्रमुख देश है। यहाँ तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी दक्षिण अफ्रीका जो है तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और इसकी सीमाएं यानी इसकी जो बाउंड्रीज है दक्षिण अफ्रीका की, वो विभिन्न देशों के साथ भी लगती है, जैसे नीम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और मोजाम्बिक और इस्वानी यानी स्विट्जरलैंड से इसकी जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं। इसके अंदर लेसोथो नामक एक स्वतंत्र देश भी पूरी तरीके से घिरा हुआ है। मैप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका का मैप आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। एंड ये हमारा दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, और इसके जो पड़ोसी देश है वो आप देख सकते हैं, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और मोजाम्बिक हो गया। और इसके अंदर जो एक स्वतंत्र देश लिसातो, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये महासागरों से घिरा हुआ एक देश है। तो फ्रेंड्स, ये था दक्षिण अफ्रीका का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की टोटल 3 राजधानियां हैं, जो कि पिंटोरिया जो कि कार्यकारी राजधानियां हैं, केप टाउन यहाँ की विधायी राजधानियां हैं, और ब्लोमोफार्टेन जो है वहाँ की न्यायिक राजधानी हमें देखने को मिलती है। यानी दक्षिण अफ्रीका की टोटल 3 राजधानियां हैं। और इसके प्रमुख शहर की बात करें तो जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन जो है वहाँ का प्रमुख शहर है। वहाँ पे किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी, अफ्रीकांस, जूल, खोसो जो है वो प्रमुख भाषाएं हैं। वहाँ की मुद्रा की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो दक्षिण अफ्रीका रेट यानी ZAR जो है वहाँ की मुद्रा है। और इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप अपना एक पेपर में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने दक्षिण अफ्रीका का इंट्रो बता दिया, देन इंट्रो के बाद उसके बाद आप इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप बता सकते हैं, एंड उसके बाद उसकी जो मेन विशेषताएं हैं उसको बता सकते हैं, अगर इस तरीके से इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो। एंड अब इसके विशेषता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जो है वो विविधता वाला एक देश है, यानी दक्षिण अफ्रीका जो है विभिन्न विविधताओं वाला देश है। और यहाँ पर जो है हमें प्रमुख जनजातियाँ जो है देखने को मिलती है, यानी बहुत जनजाति परंपरा है, आधुनिक शहर है और पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान और समुद्र तट सब कुछ मौजूद यहाँ पर हैं। यह देश नेशनल मंडेला के कारण भी विश्व प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। यानी नेशनल मंडेला के वजह से भी ये देश काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फेमस देखने को मिलता है, जिन्होंने जो है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करा, और वही जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो है बने थे। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधान को किस प्रकार से अपनाया, उसके संविधान जो है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ, उसकी पूरी जर्नी को हम देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक इतिहास बहुत ही जटिल और संघर्षपूर्ण रहा है, विशेष रूप से रंग भेद
व्यवस्था और उससे उभरने की प्रक्रिया के कारण। यानी वहाँ पे जो रंग-भेद का कानून था, यानी जो गोरे और काले लोगों में जो वहाँ पे भेद किया जाता था, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमें वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है। उपनिवेश काल की बात करें तो 1652 से लेकर 1910 तक दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले डचों ने 1652 में केप कॉलोनी की स्थापना करी और बाद में यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। यानी सबसे पहले यहाँ पर डचों के द्वारा शासन किया गया, देन बाद में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन करा और उनको गुलाम बनाया। इस दौरान कोई स्वतंत्र संविधान वहाँ पर नहीं था और प्रशासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नियंत्रित किया जा रहा था। यानी जिस प्रकार से भारत तथा अन्य देशों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुलाम बनाया गया था, सेम वैसे ही दक्षिण अफ्रीका भी उस समय गुलाम था। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई संविधान नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था। जितने भी कानून, जितने भी प्रशासन रूल्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही चलाए जा रहे थे और उन्हीं की कानून व्यवस्था भी पालन की जा रही थी। यूनानी ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करें तो 1910 में ब्रिटिश उपनिवेश को मिलाकर यूनान ऑफ साउथ अफ्रीका बनाया गया था। इसका संविधान साउथ अफ्रीका एक्ट 1909 के था, जिसने ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसमें केवल श्वेत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और अश्वेत भारतीयों और रंग भेदित समुदाय को अधिकार वहां पर नहीं थे। यानी जो श्वेत लोग थे उन्हीं को ही सिर्फ और सिर्फ अधिकार दिया गया था। जितने भी अश्वेत लोग या रंग भेदित समुदाय के लोग थे, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। गणराज्य की स्थापना की बात करें तो 1961 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर हो गया और गणराज्य बना। नए संविधान वहां पर आया, लेकिन यह भी रंग भेद नीति पर आधारित ही था। यानी नया संविधान तो बना, लेकिन वो भी रंग भेद की नीति पर ही वहां पर आधारित था। रंग भेद युग और संघर्ष की बात करें तो 1948 से लेकर 1990 तक रंग भेद नीति के अंतर्गत नस्लीय भेदभाव को कानूनी रूप से वहां पर लागू किया गया। नेशनल मंडेला जैसे नेताओं और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के नेतृत्व में इस व्यवस्था का व्यापक विरोध हुआ। यानी नेशनल मंडेला तथा ANC ने क्या करा, मिलकर इसका विरोध करा और इसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास करा। लोकतांत्रिक संविधान की बात करें तो 1994 में 1994 में पहली बार यहाँ पर सार्वभौमिक मतदान हुआ, जिसमें सभी नस्ल के लोगों ने अपना वोट दिया और इलेक्शन में यानी चुनाव में भाग लिया। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने 1996 में नया संविधान जो है लागू करा, जो आज भी पूरी तरीके से लागू है। यह संविधान दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधान में से एक माना जाता है। इसमें मानव अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र और बहुलवाद को भी प्राथमिकता दी गई। यानी दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति नेशनल मंडेला बने, उनके ही द्वारा वहाँ का संविधान लागू किया गया, जिसके बाद वहाँ पर जो है पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ और इसने मानव अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतंत्र में भी लोगों को भागीदारी देने का कार्य करा। अब बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, यानी जो मेन वहाँ के संविधान की मेन जो विशेषताएं हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी दक्षिण अफ्रीका एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। लिखित और सर्वोच्च संविधान है वहाँ का, यानी यहाँ एक लिखित संविधान है और देश में सर्वोच्च कानून की स्थिति रखता है। संसद और अन्य संस्था इसके अधीन कार्य करती है। यानी संसद या अन्य संस्था जो है वहाँ पर देश के अधीन जो है कार्य करती है। मानव अधिकार की सुरक्षा की बात करें तो संविधान में बिल ऑफ राइट्स शामिल है, जो प्रत्येक नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति आदि के मूल के अधिकारों का प्रदान करता है। यानी वहाँ पे मानव अधिकार के लिए बिल ऑफ राइट्स दिया गया है, जिसमें जितने भी मानव अधिकार के राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो सारे लोगों को वहाँ पर दिए गए हैं। नस्ल, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी किसी से भी नस्ल, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे नस्ल, रंग, लिंग, यौन रुझान, धर्म आदि को स्पष्ट रूप से वहाँ पर निषेध किया गया। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी लोग से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संवैधानिक लोकतंत्र की बात करें तो सरकार का गठन लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से होता है। न्यायपालिका वहाँ की स्वतंत्र है और संसद तथा कार्यपालिका पर निगरानी रखता है। यानी जो वहाँ की न्यायपालिका है वो संसद तथा कार्यपालिका पर भी निगरानी रखने का कार्य करता है। संघात्मक लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है।
देश को वहां पर 9 प्रांतों में बांटा गया है, प्रत्येक को सीमित स्वसत्ता प्राप्त है, लेकिन संप्रभुता केंद्र के पास ही रहती है। यानी सबको अधिकार तो दिया गया है, लेकिन मेन जो पावर है वहां की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही हमें देखने को मिलती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, और संवैधानिक न्यायालय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सर्वोच्च संवैधानिक संस्था वहां की है। बहुभाषिक और सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान वहां पर होता है, यानी संविधान 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है और सभी संस्कृति और समुदाय को समान अधिकार वहां पर दिए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात करें तो यह संविधान केवल नागरिक अधिकार ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, जल, भोजन आदि जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। यानी समाज में लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राइट्स दिए गए हैं, और केवल मतलब वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ही नहीं दिए गए, उसके अलावा लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, फूड जैसे जो बेसिक नीड्स होती है उसके लिए भी वहाँ पर काम किया जाता है। गैर लाभकारी और पारदर्शी शासन प्रणाली, यानी संविधान सरकारी कार्यों में जो है ट्रांसपेरेंट होती है, जवाबदेही होती है और लोगों की भागीदारी को अनिवार्य मानती है। यानी बिना लोगों के डिसीजन के वहाँ पर किसी भी प्रकार से काम नहीं हो सकता है, और जो भी रूल रेगुलेशन वहाँ पर पास किए जाएंगे वो संविधान से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सभी लोगों के सहमति पे ही वहाँ पर पारित किए जाते हैं। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक और सामाजिक आयाम की। दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक का सामाजिक आयाम देश के ऐतिहासिक, संस्कृति और नस्लीय पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सामाजिक आयाम का अर्थ है राजनीतिक पर समाज की संरचना, विविधता और असमानता और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव क्या था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नस्लीय विविधता और उसके प्रभाव की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका एक बहुनस्लीय समाज है जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीकी यानी ब्लैक लोग, श्वेत यानी वाइट रंग भेदित और भारतीय एशियाई समुदाय भी शामिल है। ऐतिहासिक रूप से श्वेत जो है वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, जिन अल्पसंख्यक ने सत्ता और संसद पर अधिकार बनाए रखा, जबकि जो बहुसंख्यक लोग थे, जो अश्वेत जो लोग थे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा हाशिए पर रखा गया था। यानी जो श्वेत लोग थे उनको ज़्यादा अधिकार दिया गया था, और जो अश्वेत लोग थे जो कि बहुसंख्यक थे उनको किसी भी प्रकार से वहाँ पर राइट्स नहीं दिया गया था। आज भी नस्लीय असमानता, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद बात करें वहाँ पर रंग भेद की विरासत की, तो रंग भेद की नीति 1948 से लेके 1994 ने समाज को गहराई से विभाजित कर दिया था, और लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी उसके सामाजिक प्रभाव जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि स्वामित्व असमानता अब तक वहाँ पर मौजूद है। यानी थोड़े बहुत अभी भी वहाँ पर हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय और पुनर्संशोधन की बात करें तो 1994 के बाद नेशनल मंडेला और उनके सहयोगियों ने ट्रुथ एंड रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के माध्यम से समाज को जोड़ने की कोशिश करी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अफर्मेटिव एक्शन और ब्लैक इकोनॉमी एम्पावरमेंट जैसी कार्यक्रम भी उनके द्वारा लागू किया गया। यानी नेशनल मंडेला ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करा, काफ़ी ज़्यादा जो है नए नए कानून को बनाया ताकि इसको समाज से पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके। जातीय और भाषीय विविधता भी हमें देखने को मिलती है, यानी 11 आधिकारिक भाषा और उनके जातीय समूह राजनीति में अपनी भागीदारी और प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और इसमें पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या भी पैदा होती है। शिक्षा और आर्थिक असमानता की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक अवसर ने भारी अंतर हमें देखने को मिलता है, जो राजनीतिक असंतोष को जन्म देता है। युवाओं में बेरोजगारी से सामाजिक अस्थिरता और आंदोलन की संभावना भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक राजनीति की बात करें तो संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है, और राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी लिंग आधारित हिंसा और असमानता एक गंभीर सामाजिक चुनौतियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिलती है वहाँ की सोसाइटी के अंदर। सामाजिक आंदोलन और सिविल सोसाइटी की बात करें तो कई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज, ट्रेड यूनियंस और सामाजिक आंदोलनों ने राजनीति में जनता की आवाज़ को मजबूत किया है, लेकिन
फिर भी जो है हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है किसी न किसी बात पर भेदभाव देखने को मिलता है। यह संस्था सरकार की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी किसी भी तरीके से अगर कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं लोगों के अगेंस्ट कोई बोल रहा है, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये उसके लिए जवाबदेही होती है गवर्नमेंट्स को। दक्षिण अफ्रीका की राजनीति का आर्थिक आयाम की बात करें, यानी दक्षिण अफ्रीका की जो राजनीति है उसके आर्थिक आयाम की बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका की राजनीति का आर्थिक आयाम देश की आर्थिक संरचना, संसाधनों की उपलब्धता, असमानता और सरकार की आर्थिक नीतियों से गहराई से जुड़ा है। यह आयाम यह बताता है कि किस प्रकार आर्थिक कारक राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करती है और राजनीति सत्ता में कैसे आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करती है। यानी जो आर्थिक आयाम है ये बताता है कि राजनीति में जो है आर्थिक आयाम किस प्रकार से सत्ता को नियंत्रित करती है। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है, यानी दक्षिण अफ्रीका खनिज संपदा जैसे सोना, हीरे, प्लेटिनियम आदि से भरपूर देश है। खनन उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था ने एक छोटे से वर्ग को समृद्ध किया है, जबकि बहुसंख्यक वहाँ पर गरीब ही हैं। यह असमानता राजनीतिक असंतोष और संघर्ष की एक जड़ जो है वहाँ पर बनी है। आर्थिक असमानता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में दुनिया के सबसे अधिक असमान देशों में से एक है। रंगभेद नीति के कारण अश्वेत समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया। लोकतंत्र के बाद भी वाइट मोनोपियल कैपिटल का मुद्दा बार बार वहाँ पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता है। बेरोजगारी और गरीबी की बात करें तो युवाओं में बेरोजगारी दर बहुत अधिक यानी 30% से ऊपर है और यह आर्थिक असंतोष और राजनीतिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को जन्म देता है। आर्थिक सशक्तिकरण की नीति की बात करें तो ब्लैक इकोनॉमी एम्पावरमेंट यानी BEE और एफर्मेटिव एक्शन जैसे कार्यक्रम वहाँ पर शुरू किए गए ताकि अश्वेत समुदाय को आर्थिक रूप से जो है सशक्त किया जा सके और उन्हें भी समाज में आगे बढ़ाया जा सके। इन नीतियों का समर्थन भी है और आलोचना भी है। कई बार इन्हें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से जोड़कर देखा जा सकता है, यानी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है तथा भाई भतीजावाद भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन सभी नीतियों के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको सही से ना लागू करके भ्रष्टाचार फैलाया जाता है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय निवेश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार के लिए एक उभरता हुआ केंद्र है, लेकिन वैश्वीकरण ने कुछ क्षेत्र को समृद्ध किया, वहीं ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र जो है वो पिछड़े ही रह गए। बजट और सामाजिक कल्याण योजनाओं की बात करें तो सरकार गरीबों के लिए सामाजिक अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास योजना जो है वहाँ पर चलाती है तथा इसी के बाद बात करें बजट का एक बड़ा हिस्सा इन योजनाओं में जाता है जो गरीब तबके को राजनीतिक रूप से जोड़े रखती है, यानी गरीब पक्ष के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काम किया जाता है और उनको भी आगे समाज में बढ़ाया जा सके इसके लिए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बेसिक सुविधाएं होती है वो भी दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की दलीय प्रणाली की बात करें यानी वहाँ के पार्टी सिस्टम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में एक बहुदलीय प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख दलों का ही वर्चस्व बना हुआ है। यह प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम तो है लेकिन वहाँ पर जो वर्चस्व यानी जो मेन पार्टी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्टियाँ हैं। बहुदलीय लोकतंत्र की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं, लेकिन कुछ ही दल राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रभावशाली रहते हैं। संविधान सभी दलों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने और कार्य करने की अनुमति भी देता है, यानी सभी दलों को चुनाव लड़ने और कार्य करने की अनुमति तो दी जाती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दल जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो मेनली अपना जो है इलेक्शन में अच्छे से मतलब पार्ट करते हैं और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा जो है वोट्स मिलते हैं और वही जीतते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि 1912 में स्थापित हुआ, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया इन्होंने और 1994 में लगातार सत्ता में कुछ अपवाद को छोड़कर नेशनल मंडेला भी इसी दल में जो है शामिल थे, यानी 1994 से लगातार वो सत्ता में बने रहे हैं। ANC जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है और इसी पार्टी के में नेशनल मंडेला भी इसी दल से जो है जुड़े हुए थे। उसके बाद बात करें DA यानी डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि मुख्य विपक्षी दल है जो कि बाजार आधारित सुधार
और शासन में जो है ट्रांसपेरेंट का समर्थन करता है, और शहरी और श्वेत मतदाताओं में भी ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हमें देखने को मिलते हैं। EFF यानी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ फाइटर्स की बात करें तो ये पार्टी 2013 में स्थापित हुई, जो कि वामपंथी विचारधारा से भरपूर है और भूमि और संसाधनों के पुनर्वितरण की मांग करता है, और युवाओं में लोकप्रियता इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी जितने भी युवा है, जितने भी यंग जनरेशन है, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बढ़ चढ़कर भावनाएं हमें देखने को मिलती है। IFP की बात करें यानी इनकेट फ्रीडम पार्टी, जो कि मुख्यतः जुलू समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और प्रांतीय राजनीति में सक्रिय, और खासकर क्विजल नटल में भी इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। यानी ये कुछ मुख्य पार्टी थी जिनका जो है सरकार मेनली वहाँ पर बनती है, और इन्हीं के इर्द गिर्द वहाँ पर सत्ता का जो खेल है वो आगे पीछे देखने को हमें मिलता है। अनुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें वहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों के प्रतिशत के अनुसार संसद में सीटें दी जाती हैं, और इससे छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर मिलता है। यानी वोट के आधार पर ही वहाँ पर कोई भी नेता जो है चुने जाता है। गठबंधन की राजनीति की बात करें तो कुछ प्रांतों और नगर पालिकाओं में कोई दल जो है पूर्ण बहुमत नहीं ला पाता, तो इसलिए गठबंधन की सरकार बनाकर वहाँ पर सरकार चलाता है, और इससे राजनीतिक समझौते और सहयोग को भी बढ़ावा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें दलों की भूमिका की वहाँ पर, तो राजनीतिक दल केवल चुनावी मशीनरी नहीं, वह समाज में नीति निर्धारण, जन संवाद और लोकतांत्रिक चेतना फैलाने का भी कार्य करते हैं। यानी जितने भी दल हैं वो समाज में लोगों को जागरूक करने और जितने भी जन संवाद होते हैं उसको भी फैलाने का कार्य करते हैं, तथा इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो वो चुनौतियाँ क्या है? भ्रष्टाचार हो गया, गुटबाजी हो गया, और आंतरिक अस्थिरता कुछ प्रमुख दलों की छवि को नुकसान भी पहुंचा रही है। जनता का विश्वास धीरे धीरे अब वैकल्पिक दलों की ओर बढ़ रहा है। यानी कुछ भ्रष्टाचार भी हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी हमें जो है वहाँ की पार्टियों में करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका की चुनाव प्रणाली यानी इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित चुनाव प्रणाली है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हर राजनीतिक दल को उसके प्राप्त मतों के अनुपात में संसद में सीटें दी जाए। यानी ये जो अनुपातिक प्रणाली है यही डिसाइड करती है कि जितने भी वोट वहाँ पे पार्टी है, जितने भी उनको वोट्स मिले उसी के अनुसार उनको जो है वहाँ की संसद में अधिकार या राइट्स दिए जाए। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी PR जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि नागरिकों को सीधा उम्मीदवारों को वोट नहीं देता बल्कि दलों को वोट देता है, और प्रत्येक पार्टी को पर्याप्त कुल मत प्रतिशत के अनुसार वहाँ पर संसद में सीटें आवंटित होती है। इससे छोटे दलों को भी संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में 2 स्तरों पर चुनाव होता है। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर जिसे नेशनल असेंबली हम बोल सकते हैं, और एक होता है प्रांतीय स्तर पर चुनाव जो कि प्रोविजनल लेजिस्लेचर के रूप में हमें देखने को मिलता है। संसद की संरचना की वहाँ की बात करें तो राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली में टोटल जो है हमें 400 सदस्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसमें से 200 सदस्य राष्ट्रीय सूची से और 200 सदस्य प्रांतीय सूची से चुने जाते हैं। राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस की बात करें तो इसमें जो है लगभग 90 सदस्य होते हैं जिनका चयन प्रांतीय विधानसभा द्वारा ही किया जाता है। तो यानी ये पूरी प्रक्रिया जो है वहाँ पे संसद की संरचना को बताता है। मतदान की बात करें वहाँ पर कि मतदान की पात्रता वहाँ पर क्या रखी गई है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। नागरिकता अनिवार्य है, यानी वहाँ की नागरिकता जिसके पास है, वहाँ का जो सिटीजन है उसी को वहाँ पे वोट देने का अधिकार है। स्थायी निवासी को मतदान का अधिकार वहाँ पर नहीं दिया गया, यानी जो कोई बाहर से अगर स्थायी निवासी वहाँ पर आया है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। उसके पास वहाँ की जो है सिटीजनशिप या नागरिकता होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे वोट दे सकता है। चुनाव आयोग की बात करें वहाँ पर तो इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमीशन वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। चुनाव के संचालन, निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी
के जिम्मेदार जो होते हैं वो IEC यानी इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमीशन ही के पास होती है, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यानी जो भी वहाँ के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है वो IEC के पास ही देखने को मिलती है, वही पूर्ण रूप से चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी निभाता है। स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें यहाँ पे, यानी वहाँ पर जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वो हर 5 वर्षों में नगर पालिका स्तर पर भी चुनाव वहाँ पर होते हैं। इन चुनाव में मिश्रित प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्लस प्रोटेक्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाई जाती है। और इसके बाद वहाँ के चुनाव प्रणाली की लाभ की बात करें तो सभी दलों को जो है वहाँ पर न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। अल्पसंख्यक और विविध समुदाय के जो आवाज़ है वो संसद तक वहाँ पर पहुँचती है, और मतदान की प्रक्रिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरल और पारदर्शी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें वहाँ के चुनाव में कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। तो वो चुनौतियाँ क्या हैं वो बता सकते हैं कि अनुपातिक प्रणाली में निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो सीधा जनता से नहीं जुड़े होते, जिससे जवाबदेही वहाँ पर कम हो सकती है, और गठबंधन सरकार में अस्थिरता की संभावना भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बात करें दक्षिण अफ्रीका की संघीय शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, तो दक्षिण अफ्रीका को कानूनी रूप से एकात्मक यानी यूनिटरी राज्य माना जाता है, लेकिन इसकी शासन प्रणाली में कुछ संघात्मक यानी फेडरल तत्व भी शामिल है। इसीलिए इसे संबद्ध संघात्मक यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या संघात्मक प्रवृत्ति वाली एकात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ के संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता की बात करें तो 3 स्तरों की सरकार हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका में शासन 3 स्तरों पर चलाया जाता है। राष्ट्रीय सरकार यानी नेशनल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि कुल 9 प्रांतों में है, और स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट जैसे नगर पालिका और जिला परिषद हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है वहाँ पर वो किस प्रकार से हुआ है उसकी बात करें तो राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों पर स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलता है। संविधान की अनुसूची यह बताती है कि कौन कौन से विषय किस स्तर की सरकार के अधीन होगा, तथा कुछ विषयों पर दोनों सरकार मिलकर निर्णय कर सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि जैसे मुद्दे हैं उस पर दोनों सरकार जो है मिलकर भी वाद विवाद कर सकती है, अपना निर्णय ले सकती है। राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो नेशनल काउंसिलर ऑफ प्रोविंस यानी NCOP दक्षिण अफ्रीका की संघीय प्रवृत्ति को दर्शाने वाली संस्था है, और यह प्रांतीय सरकार को राष्ट्रीय कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी देती है। सहकारी शासन की यानी कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पे संविधान के अनुसार सभी स्तर की सरकारों को मिलजुल कर काम करना अनिवार्य होता है। टकराव से बचने के लिए परामर्श और सहयोग की भावनाओं को भी वहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। प्रांतों की स्वसत्ता की बात करें तो हर प्रांत की अपनी विधानसभा और प्रधान यानी प्राइमरी होता है, और प्रांतों की सीमित स्वसत्ता प्राप्त है, लेकिन वह राष्ट्रीय संविधान के अधीन ही होते हैं। संघीयता की सीमाओं की बात करें तो प्रांतों के पास सीमित और वित्तीय और विधिया जो है शक्तियाँ वहाँ पर दी गई हैं, और महत्वपूर्ण नीति निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर ही वहाँ पर लिए जाते हैं। यानी ये उसके पूरे संघात्मक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली की हमने बात करी। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक विकास एक गहन ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो उपनिवेशवाद, रंगभेद और लोकतंत्र के संघर्ष से गुजरते हुए आधुनिक बहुजातीय लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, और इसने 1994 में रंगभेद के अंत और नेशनल मंडेला की अगुवाई में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसने एक नए संविधान का उदय करा, और यह संविधान दुनिया में सबसे प्रगतिशील और समावेशी माना जाता है, जिसमें नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए व्यापक प्रावधान है। दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक विविधतापूर्ण जहां विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक और भाषीय समुदाय रहते हैं, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यहां देश गहरे असमानताओं का सामना भी कर रहा है। जहां कुछ क्षेत्रों में उन्नति हुई है, वहीं गरीब, बेरोजगारी और असमानता की समस्या भी वहां पर बनी हुई है। देश की चुनाव प्रणाली जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है, जो
छोटे दलों को भी संसद में प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करता है। राजनीतिक परिदृश्य में दलीय प्रणाली जो है वो प्रभावशाली है, जहां अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी जो है वहां पर प्रमुख पार्टी के रूप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में विपक्षी दल जैसे डेमोक्रेटिक अलायंस और इकोनॉमिक फ्रीडम फाइट्स ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करा है और वहां के संवैधानिक समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर टिका है, जो कि दक्षिण अफ्रीका आज भी अपने ऐतिहासिक घावों को भरने में और सामाजिक आर्थिक सुधार की दिशा में संघर्ष कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ने का भी प्रयास कर रहा है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसने जो है अपने इतिहास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करा और फिर जाके यहाँ पे जो है संविधान लागू किया गया और यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से लागू हुई। और ये जो भी प्रयास वहाँ पर किए गए वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल मंडेला की अगुवाई में ही हो पाया, जिसके बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और कई सारे वहाँ पर कानूनों का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने कॉम्पेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का पार्ट कवर करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके का आपका सजेशन है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।